हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RS केमिस्ट्री पॉइंट पर, जहां हम 11th और 12th केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। तो विद्यार्थियों, हम 12th क्लास केमिस्ट्री 10वां चैप्टर हैलोजन व्युत्पन्न का अध्ययन कर रहे हैं। तो हैलोजन को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो शुरू करते हैं हैलोएरिन को। तो विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक हैलोएरिन है उसकी हम शुरुआत जो कर रहे हैं, आइए उसको देखते हैं। तो हमारी जो पीछे की क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने एलिफेटिक जो आपके हैलोजन व्युत्पन्न थे उनका अध्ययन हमने कर लिया था। अब एक लास्ट इस चैप्टर का जो टॉपिक रहता है वो रहता है एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्नों की। हम जब बात करते हैं तो उनमें आता है हैलोएरिन। हैलोएरिन, यहाँ जो एरिन है वो एरिन एरोमेटिक वलय को रिप्रेजेंट करती है। और आप सभी को पता है जो एरोमेटिक वलय होती है, एरोमेटिक वलय बेंजीन वलय को माना जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, एरोमेटिक वलय हमेशा इसमें क्या होगी, बेंजीन होगी। और यहाँ जो हम कंपाउंड्स का अध्ययन करेंगे वो बेंजीन से व्युत्पन्न हैलोजन तत्वों या यौगिकों की बात करेंगे। जैसे कि अपन हैलोजन यहाँ लेते हैं, तो हैलोजनों में लेने से पहले आपको एक छोटे से परिभाषा बता देता हूँ कि यहाँ हैलोएरिन की परिभाषा क्या होगी। तो मैं ये कहूँगा कि जो हैलोजन एलिमेंट होते हैं, 7वां वर्ग जो होता है आवर्त सारणी का, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इसमें शामिल होते हैं। यहाँ ये हैलोजन परमाणु बेंजीन वलय से सीधे जुड़े रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो हम इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, ये बेंजीन वलय होगी और यहाँ पर एक्स परमाणु जुड़ा रहेगा। तो इसकी हैलोएरिन की जो परिभाषा होगी वो यही परिभाषा हो जाएगी कि जब बेंजीन वलय से या एरोमेटिक वलय से हैलोजन परमाणु सीधे जुड़ जाते हैं तो ऐसे यौगिकों को हैलोएरिन यौगिक कहते हैं। ये परिभाषा आप ध्यान में रखेंगे कि हैलोएरिन यौगिकों को क्या कहते हैं। यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो हमारा एग्जाम्पल इस प्रकार है कि ये जैसे बेंजीन वलय है, आपने यहाँ पर इसको क्लोरीन जोड़ दिया तो इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। और ये जो क्लोरोबेंजीन है वो एक हैलोएरिन यौगिक है जो एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्नों में आते हैं। ये आप यहाँ ध्यान रखेंगे। अब इसमें जो मूल टॉपिक आता है वो आज का जो मूल टॉपिक आएगा वो आएगा कि इन्हें किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं और इनमें CX बंध की प्रकृति क्या होती है। तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखें कि हैलोएरिनों को रिप्रेजेंट किया जाता है AR अक्ष से। AR अक्ष से यहाँ AR जो है वो एरोमेटिक वलय है। क्या है, एरोमेटिक वलय है। जबकि मैंने आपको ये बताया था कि एलिफेटिक जो हैलोजन व्युत्पन्न है उनको R अक्ष से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, R अक्ष से। तो हमेशा ध्यान रखें जहां R हो वो हमेशा एलिफेटिक होंगे। क्या होंगे, एलिफेटिक होंगे, चक्रीय यौगिक नहीं होंगे, अचक्रीय यौगिक होंगे। जबकि AR रिप्रेजेंट कर दिया जाता है तो उस समय वो एरोमेटिक वलय को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हैलोएरिनों को रिप्रेजेंट किया जाता है AR अक्ष। अब यदि हम इसमें यहाँ यदि चर्चा करते हैं तो हमें पता है कि बेंजीन वलय में 6 कार्बन होते हैं। 6 कार्बन का मतलब है कि जो ऊपर का कार्बन है इस कार्बन से एक हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है। तो यहाँ बनता है CX। क्या बनता है, तो एलिफेटिक यौगिकों में भी हमने देखा था कि CX बंध की प्रकृति क्या होती है। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि हैलोएरिनों में CX बंध की प्रकृति क्या होती है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक इस टॉपिक का शुरू होता है वो शुरू होता है CX बंध की प्रकृति। आइए CX बंध की प्रकृति के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जो टॉपिक है हमारा CX बंध की प्रकृति क्या होती है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन जो होता है वो इस प्रकार बेंजीन वलय जो होती है उस पर क्लोरीन जुड़ा होता है। या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं C6H5Cl। यहाँ यदि हम देखते हैं तो CX जो होता है और CX के रूप में यहाँ क्लोरीन है तो Cl बंध की प्रकृति के बारे में हम जानकारी लेते हैं। और ये Cl बंध CX बंध ही है क्योंकि मैंने आपको बताया है कि X जो होता है वो हैलोजन परमाणु होते हैं और हैलोजन परमाणु का मतलब है पीरियोडिक टेबल के अंदर 17वां वर्ग जो आता है वो आपके X हैलोजन परमाणु को रिप्रेजेंट करता है। आइए देखते हैं इस बंध की प्रकृति के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो बेंजीन होती है उस बेंजीन में सभी कार्बन परमाणु sp2 संकृत होते हैं। sp2 संकृत या sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल या फिर हाइब्रिडाइज हम इनको कार्बन कहते हैं। अब
कैसे ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं वो भी पहले आप देख लीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक बेंजीन, तो इसमें हम देखते हैं कि जो कार्बन परमाणु है वो कार्बन परमाणु एकांतर क्रम में द्विबंध से बंधित होते हैं। और द्विबंध में आप जानते हो कि एक जो डबल बंध होता है उस डबल बंध के अंदर एक सिग्मा बंध होता है, एक पाई बंध होता है। जैसे कि ये डबल बंध है तो इसमें एक सिग्मा होगा, एक क्या होगा, पाई। और मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन में ये बताया था कि यदि 4 सिग्मा बंध होते हैं तब वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और यदि 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और 2 सिग्मा बंध होने पर वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। अब आप यहाँ प्रत्येक कार्बन का यदि डिस्कवर करते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि यहाँ पर कितने सिग्मा बंध हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि हम इस कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड जो है उसमें एक सिग्मा होगा, एक सिग्मा ऊपर है, एक सिग्मा ये है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी कार्बन इस प्रकार है कि उनके पास 3 सिग्मा बंध है, और 3 सिग्मा बंध होने पर हमें मालूम है कि यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसलिए बेंजीन के अंदर सभी कार्बन परमाणु हमेशा sp2 संकृत होंगे, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब मान लीजिए बेंजीन इस हाइड्रोजन के स्थान पर हमने क्लोरीन को ऐड कर दिया, ये हमारा बन गया हेलोएरिन। क्या बन गया है, हमारा हेलोएरिन बन गया है। इस हेलोएरिन में हमने इस C और इस Cl के बीच में अध्ययन करना है, और हमारा टॉपिक यही है कि इस CX बंध की प्रकृति क्या होगी। आइए CX बंध की प्रकृति के बारे में हम फिर से देखते हैं। तो अब क्या होगा, मैं सीधा बोलूँगा सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ जो क्लोरीन होगा या फिर जो भी हेलोजन परमाणु होगा वो कार्बन जो होगा वो sp2 कार्बन से हमेशा बंधित होगा। ये सबसे पहली बात रहेगी। दूसरी बात हम यहाँ ये देखते हैं कि अनुनाद के कारण, किसके कारण, अनुनाद के कारण, जिसे हम रिजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं, इस रिजोनेंस के कारण यहाँ C और क्लोरीन जो है, C और क्लोरीन है उसके बीच में आंशिक आयनिक गुण आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, आंशिक आयनिक गुण। और इस आंशिक आयनिक गुण के कारण CX बंध जो है वो आयनिक होने के कारण इसको तोड़ना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, और हमें यहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ती है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि CCl बंध आंशिक आयनिक हो जाता है, और आंशिक आयनिक होने के साथ ही यहाँ पर C और Cl जो बंध दूरी है, हम C और इस Cl बंध दूरी की बात करते हैं तो इस बंध दूरी में क्या डिफरेंस आता है वो भी हमें यहाँ जान लेना चाहिए। तो सीधी सी बात यह है कि जब क्लोरीन सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ हो, जिसकी फर्स्ट फेज होती है, फर्स्ट फेज हम इस प्रकार यही कहेंगे कि बेंजीन वलय इस प्रकार होगी, और इस बेंजीन वलय में कार्बन से क्या जुड़ी हुई, क्लोरीन। तो इस समय जो ये C है और ये Cl है उसके बीच की जो दूरी होती है वो दूरी होती है 1.77 या 77 एंगस्ट्रॉम, ये बंध दूरी होती है। लेकिन अनुनाद के कारण, रिजोनेंस इफेक्ट के कारण यहाँ जो कार्बन और क्लोरीन जो बॉन्ड है उसमें आंशिक आयनिक गुण आ जाने के कारण ये जो बंध दूरी है घटकर हो जाती है 1.60 एंगस्ट्रॉम। कितनी हो जाती है, 1.60 एंगस्ट्रॉम। और हम यहाँ ये कहेंगे कि ये दूरी 1.60 एंगस्ट्रॉम होने से तात्पर्य है कि यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच में द्विबंध का निर्माण हो जाता है। द्विबंध का निर्माण का मतलब यह है कि हम यहाँ एक रिजल्ट प्राप्त करते हैं कि बेंजीन और हेलोजन परमाणु जो होता है उसमें कार्बन और हेलोजन परमाणु के बीच में आंशिक द्विबंध के लक्षण भी पाए जाते हैं। ये आंशिक द्विबंध के लक्षण ही हेलोएरिनों में अनुनाद को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा इसी टॉपिक में CX बंध की प्रकृति में जो मेन 3 बातें हैं कि Cl जो होगा या क्लोरीन या हेलोजन जो परमाणु होंगे वो sp2 संकृत कार्बन से जुड़े होते हैं। दूसरी बात यह रहेगी कि अनुनाद के कारण यहाँ जो CCl बंध है उसमें आंशिक आयनिक गुण आ जाते हैं, जिसके कारण इस बंध को तोड़ना क्या हो जाता है, कठिन। और तीसरी बात ये होती है कि इस आंशिक आयनिक गुण के कारण C और Cl जो बॉन्ड है उसकी जो पहले बंध दूरी 1.70 एंगस्ट्रॉम होती है वो आंशिक आयनिक गुण के कारण घटकर 1.60 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, जिससे तात्पर्य ये निकलता है कि यहाँ कार्बन और क्लोरीन के बीच में आंशिक द्विबंध का लक्षण या गुण आ जाता है। ये द्विबंध आना ही बेंजीन में अनुनाद को प्रदर्शित करता है। तो अब हमारा टॉपिक रहेगा क्लोरोबेंजीन में अनुनाद किस प्रकार होता है, आइए देखते हैं। तो हमारा टॉपिक जो आगे इसमें आता है वो आता है क्लोरोबेंजीन में अनुनाद। वैसे आपको 11th क्लास में मैंने क्लोरोबेंजीन से संबंधित सभी प्रकार के जो हेलोएरिन्स थे उनमें अनुनाद को मैंने सिखाया था, लेकिन यहाँ फिर से एक बार हम देखेंगे क्लोरोबेंजीन में अनुनाद किस प्रकार होता है। तो क्लोरोबेंजीन में जो अनुनाद होगा वो उसमें सबसे पहली जो संरचना होगी, स्ट्रक्चर, वो इस प्रकार होगी, बेंजीन वाले, और इससे क्या जुड़ा होगा, क्लोरीन। अब
अनुनाद जो होता है रिजोनेंस इफेक्ट इन बेंजीन या रिजोनेंस इफेक्ट इन क्लोरोबेंजीन, उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि अनुनाद में हमेशा एक द्विबंध जो होता है वो टूटता है और एक नया बंध बनता है। यानी सीधी सी बात यह है, एक पाई बंध टूटता है, एक नए पाई बंध का निर्माण होता है। वो किस प्रकार होता है, आइए देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमें यह मालूम है कि बेंजीन में एकांतर क्रम में जो द्विबंध है उनमें द्विबंधों में एक एक पाईबंध है। इस प्रकार बेंजीन में टोटल जो पाईबंध होते हैं उनकी संख्या होती है 3। और साथ ही हमें सिग्मा बंध की भी बात करनी हो कि बेंजीन में सिग्मा बंध कितने होते हैं, तो सिग्मा बंध कितने होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। साथ ही एक एक हाइड्रोजन के भी यहाँ होते हैं, तो 6 वो हो जाते हैं। टोटल सिग्मा बंध जो होते हैं वो 12 होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि बेंजीन में 3 पाईबंध होते हैं और 12 सिग्मा बंध होते हैं। अब यदि इसमें अनुनाद होगा तो किस प्रकार होगा, तो यहाँ क्या होगा कि जो क्लोरीन है उस क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। क्लोरीन के पास लोन पेयर की संख्या कितनी होती है, 3 लोन पेयर की संख्या होती है। और लोन पेयर इसमें 3 कैसे हैं उसकी जानकारी आप यहाँ देख सकते हो। हमें मालूम है कि क्लोरीन जो होता है वो 17 पर आता है। 17 का मतलब इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। और यदि क्लोरीन स्टेबल होगा, आयन बनाएगा, आयन बनाते समय क्या करेगा कि क्लोरीन अपनी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उस समय उसको साझा करना पड़ेगा। साझा करने के लिए किसी से यदि 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो खुद का भी 1 इलेक्ट्रॉन उसको देना पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉनों में से 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन खुद का भी देगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में काम आ जाता है। शेष बचते हैं 7 में से 1 गया 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर बन जाते हैं 3, क्योंकि एक लोन पेयर में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 6 के कितने हो गए, 3 जोड़े बन गए। इसलिए जोड़े के हिसाब में यदि इलेक्ट्रॉन तो उनको हम एलपी कहते हैं। और एलपी का मतलब होता है लोन पेयर, जिन्हें हिंदी में कहते हैं एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो आप किसी भी परमाणु का यदि एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर की आपको जानकारी लेनी हो तो आप इस प्रकार इलेक्ट्रॉन भरकर उसमें अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन शेष रहते हैं बंध बनाने के बाद, उसके हिसाब से आप लोन पेयर की गणना कर सकते हो। तो हमारे पास क्लोरीन के पास जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 3 लोन पेयर आ जाते हैं। तो अब क्या होगा, एक लोन पेयर जो होगा वो क्लोरीन से बेंजीन वलय की ओर विस्थानीकृत होगा। और बेंजीन वलय की ओर जब विस्थानीकृत होगा तो इस समय मैं ये कहूँगा कि बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि क्लोरीन के पास लोन पेयर ज्यादा होने के कारण ये लोन पेयर बेंजीन वलय की ओर विस्थानीकृत होते हैं। जब बेंजीन वलय की ओर विस्थानीकृत होंगे तो बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किस प्रकार बढ़ती है और किस प्रकार इसमें अनुनाद होता है देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम कहेंगे कि ये लोन पेयर नीचे बॉन्ड के पास आ जाएंगे। नीचे जैसे ही बॉन्ड के पास आएंगे तो ये लोन पेयर यहाँ एक बंध का निर्माण कर लेगा। इस समय कार्बन और क्लोरीन के बीच में द्विबंध का निर्माण हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि द्विबंध का निर्माण होते ही इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती है, इसलिए तुरंत अगला जो पाई बॉन्ड है वो टूटकर इस कार्बन पर आ जाएगा। तो अगली जो संरचना बनेगी और इसका रिजल्ट जो होगा वो हमेशा आगे वाली संरचना में लिखा जाता है। तो वो किस प्रकार लिखा जाएगा देखते हैं। तो ये बेंजीन है, इस बेंजीन के पास क्लोरीन ये है। अब क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर नीचे आने का मतलब है यहाँ डबल बंध बन चुका है। अब इसके पास लोन पेयर कितने बचे हैं, 2। और इस क्लोरीन पर चार्ज कौन सा बचा है, पॉजिटिव चार्ज बचा है। और यहाँ से लोन पेयर टूटकर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आने का मतलब है इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन आगे, इसलिए घनत्व बढ़ जाने का यहाँ चार्ज कौन सा आ जाएगा, माइनस विद लोन पेयर। और ये लोन पेयर कौन से हैं, इस अंदर वाले पाईबंध के लोन पेयर है। यहाँ बॉन्ड सुरक्षित है, यहाँ बॉन्ड सुरक्षित है। अब क्या होगा, जो इसमें हुआ है वही इसमें होगा। किस प्रकार होगा इस संरचना में हम देखेंगे। तो हर संरचना का जो रिजल्ट है वो हमेशा आगे वाली संरचना में ही लिखा जाता है। तो रिजल्ट का हमेशा ध्यान रखें, आगे वाली संरचना में ही लिखें, पीछे नहीं लिखेंगे। जैसे कि इसका रिजल्ट इसमें लिखा तो इसका रिजल्ट किसमें लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा आइए देखते हैं। तो यहाँ वाला लोन पेयर जो था वो लोन पेयर यहाँ आएगा। तो ये लोन पेयर जो है पाई बॉन्ड के वो टूट कर किसके पास ले जाएंगे, इस कार्बन के पास। तो इस कार्बन के पास आ जाएगा माइनस विद लोन पेयर, जिस प्रकार इस पर हुआ था। यहाँ डबल बॉन्ड क्लोरीन है ही है, 2 लोन पेयर इसके पास है और पॉजिटिव चार्ज है, इसको कुछ नहीं करना है जैसे रखना है।
यहाँ वाले पाई बॉन्ड विस्थानीकृत यहाँ हो चुके हैं, तो यहाँ एक बंध का निर्माण हो चुका है और ये बॉन्ड यहाँ पर पड़ा है, तो इसका रिजल्ट इसमें आ चुका है। ये इसकी तीसरी अनुनादी संरचना हो चुकी है। अब इसकी फोर्थ अनुनादी संरचना की बात करें तो जिस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, और जिस प्रकार यहाँ डबल बॉन्ड वाले इस कार्बन पर गए, उसी प्रकार यह डबल बॉन्ड वाले कार्बन इसके पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो इस संरचना का जो रिजल्ट होगा वो हम लिखेंगे इसकी आगे वाली संरचना में। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, रिजोनेंस इफेक्ट में संरचना का जो रिजल्ट होता है वो उसके आगे वाली संरचना में लिखा जाता है। तो ऊपर तो मैंने जैसा कहा वैसा ही होगा, क्लोरीन विद 2 लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ बॉन्ड बन चुका है। अब क्या हुआ, यहाँ लोन पेयर इधर आ गए तो यहाँ क्या बन चुका है, बॉन्ड यहाँ वाला टूट कर इसके पास हो गया है, तो माइनस और लोन पेयर। अब क्या होगा, जो लास्ट और अंतिम अनुनादी संरचना होगी, और आपको पता है बेंजीन वाले जो होती है उसकी 5 अनुनादी संरचनाएं होती है, उसमें जो लास्ट 5वीं संरचना आती है वो किस प्रकार होगी, आइए देखते हैं। तो यहाँ वाला यहाँ आया था, इसलिए यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ गया था, इसलिए वापस जो पहले डबल बॉन्ड बना था वो वापस क्लोरीन के पास चला जाएगा। जैसे ही क्लोरीन के पास जाएगा तो यहाँ जो डबल बॉन्ड बना था वो वापस कैसा हो जाएगा, सिंगल बंद हो जाएगा, और सिंगल बंद हो जाएगा तो क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर तो थे, लेकिन जैसे ही इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस ऊपर गए तो वो लोन पेयर के रूप में वापस आ गए, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, और यहाँ बॉन्ड बन चुका है, ये बॉन्ड बन चुका है, और इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा बनने वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार क्लोरोबेंजीन की 5 जो अनुनादी संरचनाएं बनती है वो आपके सामने इस प्रकार है, जिसमें आप क्या देखते हो, क्या इसमें रिजल्ट है, वो रिजल्ट मैं बताता हूँ, देखिएगा। इसमें और इस संरचना में फ़र्क सिर्फ बॉन्डिंग का है कि यहाँ डबल बॉन्ड इस प्रकार है, यहाँ डबल बॉन्ड क्या है, इस प्रकार है, यानी केवल बंध जो है द्विबंध वो आपस में क्या करते हैं, घूम रहे हैं। तो यहाँ रिजल्ट ये निकलता है कि बेंजीन वाले में जो द्विबंध है वो स्थायी नहीं होते हैं, वो बेंजीन वाले में इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता रहता है, यानी एक बार ये संरचना तो अगले ही क्षण ये संरचना, और इसका वापस अनुनाद होकर संरचना ये बन जाएगी, फिर इससे ये, तो ये रोटेशन जो है वो लगातार चलता रहता है। और इस रोटेशन से जो निष्कर्ष, जो रिजल्ट निकलता है वो रिजल्ट ये निकलता है कि बेंजीन में हमेशा द्विबंध जो है वो चारों ओर विस्थानीकृत होते रहते हैं, और विस्थानीकृत होने के बाद एक नई जो संरचना बनती है उसको अनुनाद संकर कहते हैं, या संकर अनुनादी संरचना कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार, और इस बेंजीन में गोला लिख देते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ चारों ओर इलेक्ट्रॉनों का घुमाव रहता है। इसे अनुनाद संकर कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तो है 5 अनुनादी संरचनाएं, और इन अनुनादी संरचनाओं को जो रिजल्ट होता है वो अनुनाद संकर में होता है। किस में होता है? अनुनाद संकर, ये इसका रिजल्ट होगा। तो इस प्रकार CX बंध की प्रकृति में हमने 3 चीज़ें देख ली, और इसके बाद CX बंध की प्रकृति के साथ ही हम ये भी देखते हैं कि क्लोरोबेंजीन यदि हम लेते हैं तो वहाँ पर अनुनाद भी पाया जाता है, और वो अनुनाद इस प्रकार इन 5 संरचनाओं में होगा। ये 5 संरचनाएं इसमें होगी। और छोटी सी बात आप और ध्यान दीजिए कि जो बेंजीन की 5 अनुनादी संरचनाएं होती हैं, उन 5 अनुनादी संरचनाओं में जो फर्स्ट और जो 5th संरचना होती है वो केकुले की संरचनाएं कहलाती है, और बीच वाली जो 3 संरचनाएं होती है ये संरचनाएं वूलर की संरचनाएं कहलाती है। केकुले और वूलर की, यानी फर्स्ट और 5th केकुले की होगी, जबकि मध्यम जो बीच 3 संरचनाएं हैं वो वूलर की होगी। और बेंजीन के गुणों की बात करें तो इन गुणों को प्रदर्शित करने के लिए या गुणों को डिस्क्राइब करने के लिए केकुले की संरचनाएं 80% योगदान देती है। कितना देती है? केकुले की संरचनाएं कितना देगी? 80% देगी, और शेष 20% जो है वो वूलर की संरचनाएं अपना योगदान देती है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। एक छोटा सा कंपटीशन क्वेश्चन भी बनता है कि बेंजीन अनुनादी संरचनाओं में किस प्रकार केकुले की संरचनाएं योगदान देती है, किस प्रकार वूलर की संरचनाएं देती है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें ही शुरू करते हैं वो आता है हेलो एरिनो की विरचन की विधियाँ, कि हम हेलो एरिनो को कैसे बना सकते हैं। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हेलो एरिनो की जो विरचन की विधियाँ, इसमें केवल हम एक विधि पढ़ेंगे जो एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट विधि होती है। बाकी जो शेष बचती है वो हम अगली क्लास में एक डायग्राम द्वारा सीखेंगे, जैसा कि हम पूर्व कक्षाओं में करते आए हैं।
तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हैलोजनों की विरचन की विधियों में सबसे पहले विधि कौन सी आती है, वो आती है हैलोजनीकरण, यानी बेंजीन वाले जो है उसका हैलोजनीकरण किस प्रकार किया जाता है ताकि आपको हैलोरीन प्राप्त हो जाए। हैलोजनीकरण में क्या होगा कि सामान्यतः क्लोरीन और ब्रोमीन के जब हैलोरीन आपको प्राप्त करने हो इस समय इनका हैलोजनीकरण किया जाता है, और फ्लोरीन व आयोडीन का जब हैलोजनीकरण होता है तो उस समय कुछ रेयर कंडीशन होती है, उनका अध्ययन हम इसी क्लास में थोड़े से समय बाद करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन के हैलोएरिन व्युत्पन्न कैसे बनाए जाएंगे, और वो विधि रहेगी इसमें हैलोजनीकरण। तो यहाँ क्या होगा कि जो बेंजीन वाले होगी उसकी सीधी क्रिया करवाएंगे हम क्लोरीन गैस या ब्रोमीन गैस द्वारा, और यहाँ कुछ उपस्थिति ली जाती है, कुछ कैटालाइस्ट लिए जाते हैं। वो कैटालाइस्ट या तो लुईस अम्ल हो सकते हैं, ध्यान रहे, हमेशा ध्यान रखेंगे कि हैलोजनीकरण में हमेशा जो कैटालाइस्ट के रूप में लेते हैं वो तो या तो लुईस अम्ल लेते हैं या कुछ हैलोजन वाहक लेते हैं, जैसे कि मैं कह सकता हूँ FeCl3 है, इसके अलावा AlCl3 है, इसके अलावा SbCl5 है, इस प्रकार ETC एटसेट्रा हम कैटालाइस्ट इसमें लेंगे। तो सबसे पहले यदि हम क्लोरीन का हैलोजन व्युत्पन्न बनाते हैं एरोमेटिक, तो किस प्रकार बनेगा। यहाँ हम क्लोरीन गैस की क्रिया बेंजीन से करवाएंगे और उपस्थिति ले लेंगे हम AlCl3, निर्जल AlCl3 की यहाँ उपस्थिति ले लेंगे। तो यहाँ हमें पता है कि यहाँ हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा, क्लोरीन के साथ योग कर कर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, और शेष जो क्लोरीन है जहाँ हाइड्रोजन निकला है वो वहाँ प्रतिस्थापित हो जाएगा, ये क्लोरीन। तो इस प्रकार यह आपके बन चुका है क्लोरीन हैलोजन व्युत्पन्न, और वो भी हैलोएरिनों में। इसका नाम क्या होगा, क्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा, क्लोरोबेंजीन। अब ब्रोमीन बनाना हो ब्रोमीन का, तो इसी प्रकार जो बेंजीन वाले है उस बेंजीन वाले में क्या करोगे, यहाँ Br2 से क्रिया करवा दोगे, और यहाँ FeCl2 या AlCl3 कुछ भी आप ले सकते हो। FeCl3 ले लिया है, तो यहाँ इसी प्रकार बेंजीन वाले जो रहेगी उसमें एक Br और यहाँ वाला हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेगा, HBr के रूप में बाहर निकल जाएगा, और यहाँ Br जुड़ जाएगा और यहाँ कंपाउंड बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। ये सामान्य सी पहली इसमें रिएक्शन रहेगी हैलोजनीकरण, जिसमें आप क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को हैलोजनीकरण द्वारा सीधा बना सकते हो, और कुछ इसमें लुईस अम्ल या FeCl3, AlCl3 या SbCl5 जैसे कैटालाइस्ट इसमें उपयोग में लेते हैं। अब बात ये रहती है कि फ्लोरीन से युक्त व्युत्पन्न बनाए जा सकते हैं या नहीं बनाए जा सकते, तो यहाँ आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो सभी हैलोजन व्युत्पन्नों में या हैलोजन एलिमेंट से सबसे अधिक क्रियाशील होता है, और क्रियाशील होने के कारण ये हैलोजनीकरण द्वारा सीधी अभिक्रिया द्वारा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए यहाँ फ्लोरीन व्युत्पन्न नहीं बनाए जाते हैं, ये याद रखेंगे। और आयोडीन का क्या होगा, आयोडीन से बनाए तो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ विशेष ऑक्सीकारक भी लिए जाते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि आयोडीन का बेंजीन वाले पर जब हैलोजनीकरण करवाते हैं तो इस समय उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया आप सभी जानते हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों से उत्पाद और उत्पादों से अभिकारक बन जाते हैं। तो इसमें आप क्या करो, स्वतंत्र अवस्था में आयोडीन युक्त हैलोएरिन पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार ये, यानी सीधी सी बात है कि यहाँ उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाने के कारण हम पृथक के रूप से या फिर अलग से हम आयोडीन युक्त हैलोजन व्युत्पन्न एरोमेटिक नहीं बना सकते। और यदि बनाना हो तो हमें कुछ ऑक्सीकारक जैसे HNO3 या HiO3 जैसे हमें विशेष पदार्थ लेने पड़ते हैं, तब जाकर आपको आयोडीन व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। तो ये हमारी जो पहली विधि है हैलोजनीकरण, जिसमें हमने सामान्यतः क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन को ही बनाया है। इन दो केसों में क्या होता है जो मैंने आपको बता दिया है। अब हम हैलोजनीकरण जो अभी हमने रिएक्शन पढ़ी है उसकी एक क्रिया विधि होती है, वो क्रिया विधि किस प्रकार होती है आइए उसको भी देख लें। जैसे कि मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, ये रिएक्शन हमारे पास जो मैंने अभी पूर्व में आपको करवाई है वही रिएक्शन है।
इस प्रकार बेंजीन की हमने Cl2 गैस से क्रिया करवा दी और यहाँ पर निर्जल AlCl3 मैंने ले लिया। यहाँ क्या होगा, बेंजीन वाले पर सीधा क्लोरीन जुड़ जाएगा और क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाता है, ये क्लोरीन, और यहाँ HCl निकल जाता है। अब ये अभिक्रिया हुई कैसे है, इसकी एक क्रियाविधि होती है, मैकेनिज्म होती है, वो क्रियाविधि आप यहाँ देख लेंगे। और ये जो क्रियाविधि होती है वो मोस्ट और इम्पोर्टेंट होती है और सभी प्रकार के हेलोएरिन उत्पन्न जो होंगे उनमें इसी प्रकार की क्रियाविधि होंगी। तो किस प्रकार होगी, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ जो AlCl3 है वो AlCl3 क्या करेगा, AlCl3 क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करेगा और यहाँ चतुष्फलकीय यौगिक बनाएगा, AlCl4 माइनस बनाएगा। क्या बनाएगा, माइनस। कैसे बनाएगा, क्योंकि यहाँ जो क्लोरीन है उस क्लोरीन में, ये क्लोरीन गैस है उसमें एक क्लोरीन ऋणात्मक होगा और अपना लोन पेयर ये एल्यूमिनियम के पास देकर AlCl4 का निर्माण करेगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि AlCl3 जो है उसमें एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। इसलिए हमें मालूम है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्रीय यौगिक है। क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्रीय यौगिक है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास या इसकी जो अंदर वाली कक्षा है उसमें अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर सकता है। इसलिए ये क्लोरीन जो है अपना लोन पेयर देकर यहाँ AlCl4 एक चतुष्फलकीय यौगिक बना सकता है और यहाँ एक बन जाएगा क्लोरीन प्लस। और क्लोरीन प्लस जो है वो आपके क्लोरीन धनात्मक आयन है। क्या है, क्लोरीन धनात्मक आयन है। इस क्लोरीन धनात्मक आयन से आगे की जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार होगी देखिएगा। तो ये आ गया इस पे आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या होगा, दूसरे पॉइंट में ये जो क्लोरीन प्लस है वो बेंजीन पर आक्रमण करेगा। किस पर आक्रमण करेगा, बेंजीन पर आक्रमण करेगा। तो इस प्रकार ये बेंजीन है, इस बेंजीन पर इस क्लोरीन ने क्या किया, आक्रमण किया और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा इस पर अटैक करेगा। तो अटैक किस प्रकार करेगा, हमें मालूम है कि यहाँ हाइड्रोजन है, इसलिए इस प्रकार बेंजीन जो है ये हाइड्रोजन इस प्रकार जुड़ा हुआ है। यहाँ क्या होगा, हम इस प्रकार कह सकते हैं कि इस बॉन्ड के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो इस कार्बन पर यदि विस्थानीकृत होते हैं अनुनाद इफेक्ट द्वारा, तो यहाँ आएगा माइनस चार्ज, क्योंकि भाई यहाँ वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पर जाते हैं तो यहाँ आएगा माइनस चार्ज। इस माइनस वाले से ये क्लोरीन प्लस वाला जुड़ेगा तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन, और यहाँ बॉन्ड रहेगा, यहाँ भी बॉन्ड रहेगा, लेकिन यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने के कारण इस पर क्या जाएगा, पॉजिटिव आयन। तो इस प्रकार ये जो बना है इसे कहते हैं एरिनियम आयन। क्या कहते हैं, एरिनियम आयन। और ये जो एरिनियम आयन है वो आगे अनुनाद द्वारा स्थायी होगा। इसका आगे क्या होगा, अनुनाद द्वारा स्थायीकरण होगा। वो अनुनाद द्वारा स्थायीकरण किस प्रकार होगा वो भी आप देख लीजिए। यहाँ किस प्रकार होगा, यहाँ जो ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो आगे आएंगे तो संरचना किस प्रकार बन जाएगी, बेंजीन, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये ऊपर आ गया तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, लेकिन इस पर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव, और यहाँ डबल बॉन्ड है। और अगले संरचना में क्या होगा, यहाँ आ जाएगा ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। जिस प्रकार ये इधर आए इस प्रकार इस प्लस को पूरा करने के लिए ये नीचे आ जाएंगे। तो इसकी जो अंतिम संरचना होगी अनुनाद संरचना एरिनियम आयन की, वो इस प्रकार होगी, क्लोरीन, हाइड्रोजन, और यहाँ बॉन्ड है ये वाला, यहाँ गया, यहाँ बॉन्ड आ गया और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस प्रकार आप देख सकते हो कि पहले पॉजिटिव यहाँ था, फिर यहाँ है और फिर यहाँ है। इस प्रकार तीनों पर ये पॉजिटिव चार्ज विस्थानीकृत होता गया और यहाँ ये जो एरिनियम आयन है वो अनुनाद द्वारा स्थायी हो गया है। तो यहाँ हम लिखेंगे एरिनियम आयन का अनुनाद द्वारा स्थायीकरण, अनुनाद द्वारा स्थायीकरण, अनुनाद द्वारा स्थायीकरण, ये हो गया अनुनाद द्वारा स्थायीकरण। अब इसका जो अंतिम पद आएगा वो अंतिम पद किस प्रकार होगा, जो थर्ड पॉइंट आएगा वो थर्ड पॉइंट यहाँ देखते हैं। यहाँ जो अनुनाद द्वारा ये आयन है इसमें से ये आयन उठा लीजिए, कोई सा उठा लीजिए, मान लीजिए हम एरिनियम आयन का पहला ही पद उठाते हैं। इस पद में क्या होगा, ये जो है एरिनियम आयन, क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस बॉन्ड और बॉन्ड। अब जो पहले पद में AlCl4 माइनस बना था वो इससे रिएक्शन करेगा,
Cl4 माइनस। तो यहाँ जो AlCl4 में जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है एक्स्ट्रा से, मैंने कहा था कि यहाँ जो ये क्लोरीन जुड़ता है एक, वो AlCl4 बनाता है, तो फिर से यहाँ एक क्लोरीन वापस बाहर निकलेगा। क्या करेगा? यहाँ AlCl3 वापस बन जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ AlCl3 पुनः किस में बदल जाएगा? AlCl3 में बदल जाएगा। लेकिन यहाँ एक क्लोरीन जो शेष बची है वो इस हाइड्रोजन के साथ योग करेगी और यहाँ से क्या निकाल देगी? HCl। क्या निकाल देगी? HCl। और जैसे ही HCl निकालेगी तो यहाँ वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे यहाँ हाइड्रोजन और इसके बीच में, वो वाले यहाँ विस्थानीकृत होंगे। यहाँ विस्थानीकृत होंगे तो जो संरचना बनेगी वो इस प्रकार बनेगी। ये बॉन्ड फिर से यहाँ बन चुका है, ये रहा, ये है और ये है और ये आपके क्लोरीन। तो इस प्रकार क्लोरोबेंजीन का निर्माण हो जाता है। तो क्लोरोबेंजीन की ऊपर वाली रिएक्शन की जो क्रियाविधि रहेगी वो 3 पदों में इस प्रकार रहती है, जो मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है, जिसके अंतिम पद में आपको क्लोरोबेंजीन वापस प्राप्त हो चुका है। और शुरुआत में जो आपने कैटालाइस्ट के रूप में AlCl3 लिया था वो वापस प्राप्त हो चुका है। तो उत्प्रेरक की परिभाषा के अनुसार उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया में उस अभिक्रिया के वेग को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, परंतु उस अभिक्रिया में ये पूर्णतया शामिल नहीं होते हैं, यानी अंतिम उत्पाद के रूप में वापस प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारे इन पदों में यही हुआ है कि AlCl3 इन अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाते हैं, कम करते हैं, लेकिन अंतिम रूप से वापस हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ कैटालाइस्ट की परिभाषा भी प्रूफ होती है, सिद्ध होती है, और हमारा जो यौगिक है वो भी हमें प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। हैलोजनीकरण अभिक्रिया जो थी हमारी विल्सन की विधियों, वो पहली अभिक्रिया है। आज की क्लास को अच्छी तरह पढ़ें, नोट्स बनाएं, और जो कोई भी क्वेश्चंस आंसर जो आपको पूछना हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।